हेलो फ्रेंड्स, हम लोग कक्षा 11वीं जीव विज्ञान एनसीईआरटी का 10वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। इसके पिछले पहले वीडियो में मैंने आपको सामान्य उसकी प्रस्तावना बता दिया था और उसमें मैंने आपको इंटरफेज यानी अंतरावस्था के बारे में भी डिटेल बता दिया था, कोशिका चक्र क्या होता है ये। ठीक है, फिर हम आगे पढ़ रहे थे जिसमें हम समसूत्री विभाजन के बारे में आगे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल कोशिका चक्र हम पूरा करेंगे पहले। तो हम इसमें पहले इंटरफेज यानी अंतरावस्था को पढ़ रहे थे, जिसकी मैंने 3 अवस्थाएं बताई थी, G1, S और G2। इनको हम लोग पश्चसूत्री, संश्लेषण और पूर्वसूत्री क्यों कहते हैं, ये मैंने आपको पिछले क्लास में बता दिया है। पश्चसूत्री अंतरकाल प्रावस्था यानी G1 फेज समसूत्री विभाजन एवं डीएनए प्रतिकृतिकरण के बीच अंतराल को प्रदर्शित करता है। तो जैसे ही कोशिका का विभाजन हुआ, वैसे ही नई कोशिका जो बनी वो G1 फेज में चली गई। G1 फेज कोशिका विभाजन और डीएनए प्रतिकृतिकरण जो इसके बाद S फेज होगा उसके बीच की अवस्था है, ये बता रहा है। G1 प्रावस्था में कोशिका उपापचयी रूप से सक्रिय होती है एवं लगातार वृद्धि करती है, परंतु इसका डीएनए प्रतिकृतिकरण नहीं करता। G1 फेज में बहुत सारी कोशिकांग वगैरह बनाए जाते हैं, कोशिका द्रव्य अतिरिक्त बनाया जाता है जिससे कोशिका वृद्धि कर लेती है। लेकिन इस अवस्था में डीएनए को नहीं बनाया जाता है, उसकी प्रतिकृतिकरण इसके बाद की जाती है, जिसको एस फेज कहते हैं। एस फेज या संश्लेषण प्रावस्था के दौरान डीएनए का निर्माण एवं इसकी प्रतिकृतिकरण होती है। यह मैंने आपको पिछले क्लास में भी डिटेल बता दिया है कि डीएनए एस फेज में बनता है। डीएनए, हिस्टोन और सेंट्रियोल यानी तारककाय, ये एस फेज में बनते हैं। इस दौरान डीएनए की मात्रा दुगुनी हो जाती है। अब ये जरा लाइन आप जरा ध्यान से पढ़िए कि एस फेज के बाद डीएनए की मात्रा दुगुनी हो जाती है। यदि डीएनए की प्रारंभिक मात्रा को 2C से चिन्हित किया जाए तो यह बढ़कर 4C हो जाता है। C फ्रॉम सेल होना चाहिए जहां तक है, कहीं पर इसका डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है। यद्यपि गुणसूत्र की संख्या में कोई वृद्धि नहीं होती, क्योंकि गुणसूत्र तो अभी बना ही नहीं है। गुणसूत्र तो होता ही नहीं है, तो क्रोमेटिन नेटवर्क है, इसलिए गुणसूत्र कम या ज्यादा नहीं हो रहे हैं, अपन ये मानते हैं। यदि G1 प्रावस्था में कोशिका द्विगुणित है या 2n गुणसूत्र हैं तो S प्रावस्था के बाद भी इसकी संख्या वही रहती है जो G1 अवस्था में थी, अर्थात 2n होगी। क्योंकि एनसीईआरटी ये मानता है कि वहां पर 2n का 2n ही रहेगा, मतलब डिप्लॉयड ही रहेगा, द्विगुणित ही रहेगा, चतुर्गुणित नहीं हो जाएगा, जैसे कि आम जन में हम समझते हैं। ठीक है, यहां पर एक कॉलम में बना हुआ है, एक बॉक्स बना हुआ है, इसको भी पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। पादप व प्राणी अपने जीवन काल में कैसे वृद्धि करते हैं? क्या पौधे में सभी कोशिकाएं जीवन भर विभाजित होती हैं? तो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, आपको ध्यान होगा कि पौधे की कोशिकाएं सिर्फ विभाज्योतक ऊतक हैं जिनमें विभाजन होती है, जो कोशिकाओं के शीर्ष में पाए जाते हैं मुख्यतः। ठीक है, अब बाकी जो कोशिकाएं हैं जो इनसे बनते हैं वो परमानेंट कोशिकाओं में, स्थायी कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाते हैं, जिनमें विभाजन की क्षमता नहीं होती, जिनको मृदोतक, स्थूल कोणोतक, दृढ़ोतक, जाइलम फ्लोएम कह रहे थे, उसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती। लेकिन जो विभाज्योतक हैं वो पादपों में जीवन भर वृद्धि करते हैं, जीवन भर विभाजन करते हैं। क्या आप सोचते हैं कि कुछ कोशिकाएं सभी पौधे एवं प्राणियों के जीवन में हमेशा विभाजित होती रहती हैं? तो यस, हमारे शरीर में भी कुछ कोशिकाएं हैं जो मरम्मत का कार्य करते हैं। जहां पर चोट लग जाती है तो वहां पर ये लगातार विभाजन का काम करते रहते हैं। क्या आप उच्च कोटि के पादप में उस ऊतक का नाम और स्थान बता सकते हैं जिसकी कोशिकाएं जीवन भर विभाजित होती रहती हैं? तो मैंने आपको बताया कि शीर्ष में और इंटरकेलरी यानी कि बीच बीच में भी कुछ कोशिकाएं होती हैं, और ऐसे कैम्बियम के नाम से कुछ कोशिकाएं होती हैं। ये सभी कोशिकाएं विभाज्योतक कहलाती हैं, मेरिस्टेम, मेरिस्मेटिक, इनमें जीवन भर विभाजन होते रहती है। शीर्षस्थ कोशिका में पाए जाने वाली कोशिका जीवन भर विभाजित होती रहती है, इसलिए उन्हें विभाज्योतिकी ऊतक कहते हैं। क्या प्राणियों में भी ऐसा ही विभाज्योतिकी ऊतक मिलता है? तो नहीं, प्राणियों में ऐसा कोई विभाज्योतिकी ऊतक नहीं है, लेकिन हम लोगों में, प्राणियों में बहुत सारी ऐसी कोशिकाएं हैं जो जीवन भर विभाजन कर सकती हैं। ठीक है, लेकिन कुछ कोशिकाएं नहीं कर सकती, जैसे कि तंत्रिका तंत्र है, उसकी कोशिकाएं नहीं कर सकती, तंत्रिका कोशिकाएं है ना। जो किडनी की कोशिकाएं हैं, हार्ट की कोशिकाएं हैं, ये कम विभाजन कर सकती हैं। रक्त की कोशिकाएं विभाजन नहीं कर सकती, लेकिन लिवर की कोशिकाएं विभाजन कर सकती हैं। तो अलग अलग अंगों में हमारे विभाजन की अलग अलग क्षमताएं हैं। हम किसी एक जगह को ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते कि यहीं पर विभाजन हो सकता है, जैसे कि पौधों में डिफाइंड है। ठीक है, आप प्याज की जड़ की शीर्ष पे पाई जाने वाली कोशिका में सूत्री विभाजन का अध्ययन कर चुके होंगे। वैसे देखिए, ज़्यादातर स्कूलों में
नहीं कराया जाता है प्रैक्टिकल, लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहें तो इसको प्याज को आप ऐसे किसी बीकर उकर पानी लेके ऐसे रख दें जिससे उसके नीचे वाला हिस्सा डूबे रहे पानी में, तो जड़ें बन जाती हैं उसमें 2-3 दिन में। तो उन जड़ों के टिप हिस्से को काट करके आप उसका स्लाइड बना के अध्ययन करें तो आपको समसूत्री विभाजन का अध्ययन करते बन जाएगा उसमें। और अगर आप अर्धसूत्री विभाजन का अध्ययन करना चाहते हैं तो जहाँ पर पॉलन ग्रेन बनते हैं, ठीक है, परागकण, उस जगह से काट करके, जिसको एंथर कहते हैं, है ना, परागकोश कहते हैं, वहाँ से आपको करना पड़ेगा अध्ययन पादप में। और जंतु में आप चाहें तो वृषण का अध्ययन आप कर सकते हैं, काट के किसी टिड्डे वगैरह का वृषण निकाल करके उससे आप अध्ययन कर सकते हैं। तो प्याज की प्रत्येक कोशिका में 16 गुणसूत्र होते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि G1 अवस्था, S एवं M प्रावस्था के बाद कोशिका में कितने गुणसूत्र होंगे? तो अभी आपने गुणसूत्र के बारे में पढ़ा भी कि गुणसूत्र डबल या कम नहीं होते, तो ये सभी 16 अवस्था में ही रहेंगे, 16 की संख्या में ही रहेंगे। यदि कोशिका में M प्रावस्था के बाद DNA की मात्रा 2C है तो G1, S और G2 प्रावस्था के बाद इनकी कितनी मात्रा होगी? तो G1 के बाद तो 2C ही रहेगा और इन दोनों के बाद 4C रहेगा, क्योंकि यहाँ पर DNA का डुप्लीकेशन हो चुका है। ठीक है, ये आप अब अच्छे से बता सकते हैं। प्राणी कोशिका में S प्रावस्था के दौरान केंद्रक में DNA का जैसे ही प्रतिकृतिकरण प्रारंभ होता है वैसे ही तारक केंद्र का कोशिका द्रव्य में प्रतिकृतिकरण होने लगता है। तो S फेज में तारक केंद्र का भी, तारक काय का भी प्रतिकृतिकरण होता है, जिसको सेंट्रियोल कहते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। कोशिका वृद्धि के साथ सूत्री विभाजन हेतु G2 प्रावस्था के दौरान प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, तो देखिए सूत्री विभाजन में विशेषकर तर्कु तंतु जो बनते हैं, उन तर्कु तंतु के लिए जो प्रोटीन होते हैं जिसको ट्यूबुलिन प्रोटीन कहते हैं, उनकी विशेष आवश्यकता पड़ेगी। तो G2 अवस्था में उन ट्यूबुलिन प्रोटीन्स का निर्माण होता है। इस एक विशेष लाइन को भी आप ध्यान रखेंगे कि G2 प्रावस्था के दौरान प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, जो सूत्री विभाजन में जरूरत होती है, मतलब वो तर्कु तंतु के लिए। प्रौढ़ प्राणियों में कुछ कोशिकाएं विभाजित नहीं होती है ना। प्रौढ़ मतलब वृद्ध लोगों में, वृद्ध जंतुओं में, जैसे हृदय कोशिका। ये देखिए हृदय कोशिका में कम होता है, मैंने बताया था अभी कुछ देर पहले, है ना। तो वो लगभग बंद हो चुका रहता है वृद्धों में, किडनी में, हार्ट में, ब्रेन में। और अनेक दूसरी कोशिकाएं यदा कदा विभाजित होती हैं। ऐसा तब होता है जब क्षतिग्रस्त या मृत कोशिकाओं को बदलने की आवश्यकता होती है। यह भी मैंने आपको बता दिया कि क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को बदलने के लिए जीवन भर कोशिका विभाजन चल सकती है। ये कोशिकाएं जो आगे विभाजित नहीं होती हैं जीवन अवस्था से निकलकर निष्क्रिय अवस्था में पहुंचती हैं, जिसे कोशिका चक्र की शांत अवस्था या G0 अवस्था कहते हैं। इसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि वे कोशिकाएं जो विभाजन नहीं करती हैं, वो विभाजन से जो बनी है कोशिकाएं वो आगे विभाजन नहीं करना चाहती, तो वो जीवन अवस्था में थोड़ा आगे बढ़ के उससे बाहर निकल जाते हैं, एक्सिट कर जाते हैं। ये बात को 2-3 बार बोला था मैंने। और G0 अवस्था में रहते हैं जीवन भर। ठीक है, इसको शांत अवस्था कहते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि ये वापस जीवन अवस्था में प्रवेश करते हैं और विभाजन करते हैं, बहुत कम ऐसी अवस्थाएं हैं। इस अवस्था की कोशिकाएं उपापचयी रूप से सक्रिय होती हैं लेकिन विभाजित नहीं होती। इनका विभाजन जो कि आवश्यकता अनुसार होता है। तो मैंने कहा ना कि बहुत रेयर कंडीशन में कब होता है, जैसे चोट लग गया पौधे में तो, या जब कैम्बियम का निर्माण करना रहता है, कॉर्क कैम्बियम का या इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का। ये सब चीज़ मैंने एनाटॉमी में पढ़ाया है इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में आगे पढ़ाऊंगा मैं जरूर। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा शारीरिकी में, है ना। वैसे पादप शारीरिकी मैंने पढ़ा दिया है पादप शारीरिकी। ठीक है, तो उसको आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। वहाँ पर मैंने आपको द्वितीयक वृद्धि, प्राथमिक वृद्धि, ये सब चीज़ बता दिया है। तो हिंदी में भी पढ़ा चुका हूँ मैं उसको, आप देख लेना उसको, पहले वाले चैप्टर्स में है कुछ। ठीक है, प्राणियों में सूत्री विभाजन केवल द्विगुणित कायिक कोशिकाओं में ही दिखाई देता है। हालांकि इनमें कुछ अपवाद भी हैं जहां अगुणित कोशिकाएं समसूत्र विभाजन द्वारा विभाजित होती हैं। उदाहरण के लिए नर मधुमक्खियां। एक बात ध्यान रखेंगे कि समसूत्र विभाजन अगुणित कोशिका, द्विगुणित कोशिका, त्रिगुणित कोशिका, चतुर्गुणित कोशिका, कितनी भी गुणित कोशिका है, सब में समसूत्री विभाजन संभव है, हो सकता है। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन हमेशा सम संख्या वालों में ही होता है, जैसे द्विगुणित, चतुर्गुणित, षटगुणित, ऐसे में। कभी भी अगुणित, त्रिगुणित, पंचगुणित इनमें नहीं हो सकता, क्योंकि उनमें जोड़े बनाने पड़ते हैं ना। अर्धसूत्री विभाजन में जोड़ा बनाना है, तो 2 रहेंगे तो 1 जोड़ा, 4 रहेंगे तो 2 जोड़ा, 6 रहेंगे तो 3 जोड़ा। अब मान लो 3 है तो कितने जोड़ा, कि 5 है तो कितने जोड़े। इसलिए कभी भी विषम संख्या वाले क्रोमोसोम में
वाले कोशिका में अर्धसूत्र विभाजन नहीं होगा, लेकिन समसूत्र विभाजन सब में संभव है। यहाँ पर नर मधुमक्खी की बात कर रहा है। मधुमक्खी में जो नर और मादा दो होते हैं ना, तो नर जो है ऑलरेडी हैप्लॉइड रहता है, वो अगुणित होता है, वो बिना निषेचन के पैदा होता है। जो बिना निषेचन के अंडे होते हैं उनसे पैदा होते हैं, इसलिए वो अगुणित होते हैं। जबकि उसमें जो मादा मधुमक्खी होती है, जिसमें क्वीन है ना, वर्कर है, ये सभी द्विगुणित होती हैं। तो द्विगुणित वाली मादा होती है, अगुणित वाले नर होते हैं। इसके विपरीत पादपों में सूत्र विभाजन अगुणित द्विगुणित दोनों कोशिकाओं में दिखाई देता है। पादपों में पीढ़ी एकांतरण के उदाहरणों को याद करते हुए पादप जातियों और अवस्थाओं की पहचान करें जिनमें अगुणित कोशिकाओं में सूत्र विभाजन दिखाई पड़ता है। देखिए, पादपों में ये जो पीढ़ी एकांतरण की बात कर रहा है, ये आपको शुरू हो जाता है, वैसे तो शैवालों में भी दिखने को मिलता है थोड़ा बहुत, लेकिन विशेषकर ब्रायोफाइटा, फिर टेडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म, इनमें क्या होता है, युग्मोद्भिद और बीजाणुद्भिद जीवन में दो अवस्थाएं आती हैं। युग्मोद्भिद अपने आप में अगुणित अवस्था होती है जो युग्मक पैदा करते हैं, और बीजाणुद्भिद अपने आप में द्विगुणित अवस्था होती है जो बीजाणु पैदा करते हैं। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो चाहे वो अगुणित पादप अवस्था हो, चाहे द्विगुणित पादप अवस्था हो, उनमें समसूत्री विभाजन आपको देखने को मिलेगा ही, क्योंकि पादप के निर्माण के लिए, उस अवस्था के निर्माण के लिए कोशिकाओं में विभाजन तो होगा ही, तभी होगा वो निर्माण। ठीक है। सूत्री विभाजन अवस्था यानी एम प्रावस्था। अब इसको मैं आपको बता रहा हूं कि एम प्रावस्था में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज क्या है, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था, इनमें क्या क्या होता है, इसको हमको समझना है। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा 2-4 लाइनें पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूं। तो सबसे पहली बात ध्यान रखेंगे कि इसमें मुख्य प्रावस्था है केंद्रक के विभाजन का। ठीक है, एक्चुअली केंद्रक विभाजन को ही एम प्रावस्था कहते हैं। जो कोशिका विभाजन है उसको तो सी प्रावस्था कहते हैं, जो कि दोनों को इसमें एम प्रावस्था में ही दे दिया है एनसीईआरटी वाला। कोशिका चक्र की सर्वाधिक नाटकीय अवस्था होती है, जिसमें कोशिका के सभी घटकों का बृहद पुनर्गठन होता है। ठीक है, मतलब क्या होता है कि पहले एक केंद्रक से 2 केंद्रक बनेंगे, फिर एक कोशिका से 2 कोशिका बनेंगे, तो पुनर्गठन बोल रहे हैं। इसीलिए जनक व संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या बराबर होती है, इसलिए इसे समविभाजन कहते हैं। तो जो कोशिका विभाजन करने के लिए तैयार होती है, मान लो उसमें 46 गुणसूत्र हैं, तो पहले वो डीएनए को डुप्लीकेट करता है, फिर 2 कोशिकाओं में बांट के 46 गुणसूत्र ही कर देगा। सुविधा के लिए सूत्री विभाजन को केंद्रक विभाजन की 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। कैरियोकाइनेसिस, यहाँ यह समझ लेना आवश्यक है कि कोशिका विभाजन एक प्रगतिशील प्रक्रिया है और इसकी विभिन्न अवस्थाओं के बीच स्पष्ट रूप से विभाजन करना मुश्किल है। तो कैरियन का मतलब केंद्रक होता है, कैरियोकाइनेसिस का मतलब केंद्रक का विभाजन। इसको 4 अवस्थाओं में विभाजित किया जाता है, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था, अंत्यावस्था, यानी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, है ना। इनमें हम इनको बांटेंगे। देखिए कैसे होता है, आप समझ लीजिए। पूर्वावस्था में आपको क्या देखने को मिलता है, एक तो ये जो क्रोमेटिन नेटवर्क ऐसे ऐसे फैले हुए हैं, जिसमें क्रोमेटिन डबल हो चुके हैं, ये अब क्रोमोसोम का निर्माण कर लेंगे। क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम में आपको मैंने बताया था कि 2 क्रोमेटिड होते हैं, और ये एक क्रोमेटिड पहले से जो था और एक क्रोमेटिड नया बना, ये दोनों मिलकर एक क्रोमोसोम बनाते हैं। तो जो पहले क्रोमेटिन नेटवर्क के रूप में था, वो अब क्रोमोसोम के रूप में सब बदल गए। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 92 क्रोमोसोम आपको मिल जाएंगे, 92 क्रोमोसोम। तो इस तरह से पूर्वावस्था खत्म होते होते तक एक तो क्रोमोसोम बन जाते हैं, और दूसरा कि जो केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका है, ये विलुप्त हो जाते हैं। एक और चीज जो बनता है कि जो तारक काय हैं, ये यहाँ पर 4, मतलब 2 ऊपर 2 नीचे ऐसे तारे जैसे बन जाते हुए दिखते हैं, इनको एस्टर्स कहते हैं, तारक काय कहते हैं। और ये तर्कु तंतु का भी निर्माण ऐसे कर लेते हैं, इसको इसमें नहीं दिखाया है, तर्कु तंतु का निर्माण कर लेते हैं इस बीच में। ठीक है, तो पूर्वावस्था में क्या क्या हुआ, 2 डायग्राम में पूर्वावस्था बताया है। ठीक है, मतलब प्रोफेज बताया है। इसमें एक तो क्रोमेटिन नेटवर्क में जो क्रोमेटिड अलग अलग थे, वो आपस में जुड़ करके, यानी एक नया एक पुराना कॉपी वाले दोनों जुड़ करके एक क्रोमोसोम बनाते हैं। ऐसी 92 क्रोमोसोम बन जाएंगे, साथ में केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका विलुप्त हो जाएंगे। ये पूर्वावस्था कंप्लीट हुआ।
फिर मध्यावस्था में क्या होता है, जितने भी क्रोमोसोम गुणसूत्र हैं वो बीच में अरेंज होना शुरू होते हैं। तो इस तरह से बीच में ये एक लाइन में अरेंज हो जाते हैं, लाइन में ये स्थित हो जाते हैं। ठीक है, तो बीच में स्थित होगा इसलिए मध्यावस्था कहलाते हैं। साथ में जो तर्कु तंतु हैं, देखिए जैसे ये आपका गुणसूत्र है, ठीक है, ये इसके अंदर 2 क्रोमेटिड हैं, एक नया एक पुराना जो अभी बनाया हमने, है ना। तो गुणसूत्र में जो सेंट्रोमियर होता है ना, सेंट्रोमियर में 2 ऐसे प्रोटीन के प्लेट जैसी संरचनाएं होती हैं, इनको काइनेटोकोर कहते हैं। प्रोटीन के प्लेट से बने हुए काइनेटोकोर किसमें होते हैं, संकुचन वाले स्थल में, जहां पर ये क्रोमोसोम संकुचित होते हैं, इनको हम सेंट्रोमियर कहते हैं। उन सेंट्रोमियर्स में प्रोटीन के 2 प्लेट जैसे होते हैं, इनको हम काइनेटोकोर कहते हैं। क्या कहते हैं, काइनेटोकोर। इन्हीं काइनेटोकोर से ये जो आपको दिख रहे हैं तर्कु तंतु, ये इनको पकड़े हुए हैं। देखो ये जो 2 दिख रहे हैं आपको प्रोटीन के प्लेट जैसे, ये काइनेटोकोर हैं। तो इसलिए इन तर्कु तंतुओं को भी काइनेटोकोर तर्कु तंतु कहते हैं। ठीक है, तो अब हुआ क्या, देखिए कि ये एक गुणसूत्र है जिसके 2 क्रोमेटिड आपको दिख रहे हैं। ये ऐसे बीच में सब लाइन से अरेंज हो गए हैं, 2-2 क्रोमेटिड वाले, और इनको दोनों तरफ से ऐसे तर्कु तंतु पकड़ लिए, ऐसे पकड़ लिए तर्कु तंतु काइनेटोकोर वाले भाग से। ये मध्यावस्था या मेटाफेज। अब एनाफेज में ना यही दोनों इसको खींच के से चीर के अलग कर देंगे। तो एक नया एक पुराना है इसमें क्रोमेटिड, ये एक इधर चला जाएगा एक इधर चला जाएगा। देखिए, ठीक है, एक मिनट मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये देखिए, तो ये चीर करके अलग कर दिए, देखिए, है ना। ये जो जा रहा है, ये एक क्रोमेटिड जा रहा है, ये दूसरा, ये एक जा रहा है, एक दूसरा, ये एक जा रहा है, दूसरा, एक, क्योंकि वो खींच के अलग कर दिए ना, पश्चावस्था में अलग कर दिए। और उसके बाद ये अपोजिट पोल में जब चले जाते हैं ऐसे, तो इनके ऊपर केंद्रक झिल्ली बना के, ये देखिए अंतावस्था हो गया। इसके अंदर जो है बहुत सारे क्रोमेटिड हैं, ठीक है, जिसके चारों तरफ कोशिका केंद्रक झिल्ली वापस बन गई। ये हुआ इसमें, ठीक है। तो क्या क्या हुआ, पूर्वावस्था में, ये देखिए पूर्वावस्था में पहले ये अंदर के जो क्रोमेटिन नेटवर्क है इससे क्रोमोसोम स्पष्ट बन गए, केंद्रक झिल्ली विलुप्त हो गए। फिर ये सभी क्रोमोसोम मध्यावस्था में बीच में अरेंज हो गए और दोनों तरफ से काइनेटोकोर से पकड़ लिए, और पकड़ के फिर एनाफेज में यानी पश्चावस्था में अलग हो गए, अलग होकर के दोनों सिरे में चले गए। फिर अंत्यावस्था में इनके चारों तरफ केंद्रक झिल्ली बन जाएगा। तो ये जो क्रोमेटिड अलग हुए ना, एक इधर जाएगा, 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 एक इधर, ऐसे। तो 92 क्रोमेटिड पहले थे और 92 नए बना करके जोड़े बनाए थे आपने, नए पुराने का जोड़ा। तो 92 क्रोमेटिड इधर, 92 क्रोमेटिड इधर, तो बिल्कुल मातृकोशिका जैसे हो गए। आपको अगर पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो ये नहीं समझ में आएगा, पिछला वीडियो देख लीजिए पहले, ठीक है। ठीक, पूर्वावस्था। अंतरावस्था की S व G2 अवस्था के बाद पूर्वावस्था कैरियोकाइनेसिस का पहला पड़ाव है। S व G2 अवस्था में डीएनए के नए सूत्र बन तो जाते हैं लेकिन आपस में गुथे होने के कारण स्पष्ट नहीं होते। मैंने कहा ना कि क्रोमेटिन नेटवर्क बना हुआ है, अभी तक क्रोमोसोम नहीं बन पाया है, गुथे हुए हैं आपस में। गुणसूत्री पदार्थों के संघनन का प्रारंभ ही पूर्वावस्था की पहचान है। गुणसूत्री संघनन की प्रक्रिया के दौरान ही गुणसूत्री द्रव्य स्पष्ट लगने लगते हैं। तो अब जो है गुणसूत्र स्पष्ट दिखेंगे। तो हर गुणसूत्र में जो 2 क्रोमेटिड है ना, एक पुराना क्रोमेटिड था और एक आपने जो एस फेज में बनाया उसकी कॉपी, वो दोनों हैं, वो दोनों मिलकर एक गुणसूत्र बनाएंगे। तारक काय व तारक केंद्र जिनका अंतरावस्था की एस प्रावस्था के दौरान ही द्विगुणन हुआ था, अब कोशिका के विपरीत ध्रुवों की ओर चलना प्रारंभ कर देते हैं और दोनों दिशा में पहुंच गए थे। मैंने दिखाया आपको तारक केंद्र। पूर्वावस्था के पूर्ण होने के दौरान जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं उनको निम्नलिखित हैं। देखिए क्या क्या हुआ पूर्वावस्था में, प्रोफेज में। गुणसूत्री द्रव्य संघनित होकर ठोस गुणसूत्र बन जाता है। गुणसूत्र 2 अर्ध गुणसूत्रों से बना होता है जो आपस में सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं। तो अर्ध गुणसूत्र मतलब ये दोनों क्रोमेटिड ऐसे जुड़े हुए हैं। अंतरावस्था के समय जिस तारक काय का द्विगुणन हुआ है वह कोशिका में विपरीत ध्रुव की ओर जाने लगते हैं। प्रत्येक तारक काय सूक्ष्म नलिकाओं को विकृत करता है जिसे तारक या एस्टर कहते हैं। ठीक है, इसको मैं आपको अभी बताया था। देखिए कैसे विपरीत ध्रुव में तारक
काय पहुंच जाते हैं सेंट्रियोल, और इनमें ऐसे छोटे छोटे स्पिंडल फाइबर जुड़ जाते हैं जिससे तारे के समान दिखने लगते हैं। उसी को एस्टर्स कहते हैं, तारक काय कहते हैं। ठीक है, ये तंतु और तारक मिलकर समसूत्री विभाजन के यंत्र बनाते हैं, क्योंकि यहीं से फिर अब तर्कु तंतु जुड़ेंगे। पूर्वावस्था के अंत में यदि कोशिका को सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है तो इनमें गोल्गी काय, अंतःप्रतभ जालिका, केंद्रिका व केंद्रक आवरण दिखाई नहीं देते हैं। तो इसको विशेष ध्यान रखेंगे कि पूर्वावस्था में गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम यानी कि अंतःप्रतभ जालिका, केंद्रिका यानी न्यूक्लियोलस और केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस। तो गोल्गी बॉडी, ईआर, केंद्रक और केंद्रिका सब विलुप्त हो गए। इस एक विशेष लाइन को ध्यान देंगे क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आया है। मध्यावस्था में क्या हुआ कि जो गुणसूत्र आपने बनाए थे दो क्रोमेटिड को बीच में अरेंज हो गए और दोनों साइड से तर्कु तंतु काइनेटोकोर को पकड़ लिए, जो प्रोटीन के दो प्लेट्स हैं। केंद्रक आवरण के पूर्ण रूप से विघटित होने के साथ समसूत्री विभाजन की द्वितीय अवस्था प्रारंभ होती है। इसमें गुणसूत्र कोशिका के कोशिका द्रव्य में फैल जाते हैं। इस अवस्था तक गुणसूत्रों का संघनन पूर्ण हो जाता है और सूक्ष्मदर्शी से देखने पर यह स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। तो जब केंद्रक झिल्ली विलुप्त हो गई तो गुणसूत्र सब कोशिका द्रव्य में फैल गए और इस समय गुणसूत्र बहुत अच्छे से दिखाई देते हैं माइक्रोस्कोप से। इसलिए मध्यावस्था में हम अध्ययन करते हैं गुणसूत्रों का। यही वह अवस्था है जब गुणसूत्रों की आकृति का अध्ययन बहुत ही सरल तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, आकृति किस टाइप के दिख रहे हैं, इनका अध्ययन। मध्यावस्था गुणसूत्र दो संतति अर्ध गुणसूत्रों से बना होता है जो आपस में गुणसूत्र बिंदु से जुड़े होते हैं। तो मैंने बताया ना कि दो क्रोमेटिड से बने हैं जो बीच में जुड़े हुए हैं आपस में। गुणसूत्र बिंदु की सतह पर एक छोटा बिंब आकार की संरचना मिलती है जिसे काइनेटोकोर कहते हैं। तो काइनेटोकोर एक्चुअली दो होते हैं आजू बाजू में प्रोटीन के प्लेट्स। सूक्ष्म नलिकाओं से बने हुए तर्कु तंतुओं के जुड़ने का स्थान ये संरचनाएं या काइनेटोकोर है। तो सूक्ष्म नलिकाएं जिसको इंग्लिश में माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं, उनसे बने हुए तर्कु तंतु हैं स्पिंडल फाइबर, वो जुड़ जाते हैं। ये भी मैंने आपको बताया, जो दूसरी ओर कोशिका के केंद्र में स्थित गुणसूत्र से जुड़े होते हैं। ठीक है, मध्यावस्था में सभी गुणसूत्र मध्य रेखा पे आकर स्थित हो जाते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र का एक अर्ध गुणसूत्र एक ध्रुव से तर्कु तंतु द्वारा अपने काइनेटोकोर के द्वारा जुड़ा रहता है, वहीं इसका संतति अर्ध गुणसूत्र तर्कु तंतु द्वारा अपने काइनेटोकोर से विपरीत ध्रुव से जुड़ा रहता है। तो देखिए दो काइनेटोकोर हुआ ना, एक काइनेटोकोर ये और एक काइनेटोकोर इसके ऊपर लिखा है, ये है ना। तो दोनों साइड से जुड़े हैं, तो दो काइनेटोकोर है ना। मध्यावस्था में जिस स्तर पर गुणसूत्र पंक्तिबद्ध हो जाते हैं उसे मध्यावस्था पट्टिका कहते हैं। इसको ध्यान रखेंगे कि ये जो प्लेट है इसको मेटाफेस प्लेट कहते हैं। ठीक है, ये जो प्लेट है जिसमें अरेंज हुआ है इसको मेटाफेस प्लेट कहते हैं, मध्यावस्था पट्टिका कहते हैं। ठीक है, अब ये मैंने पश्चावस्था बताया कि ये दोनों अलग हो गए जो जुड़े थे एक साथ, एक इधर चला गया, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, और ये जाके यहाँ ग्रुप बना लेते हैं। तो इसी के चारों तरफ ऐसे केंद्रक झिल्ली बनता है इसमें टीलोफेज में। ये एनाफेज है, पश्चावस्था एनाफेज, इसमें नहीं बन पाता है केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली इसमें बनता है, लेकिन किसके चारों तरफ बनता है, इन्हीं के चारों तरफ। ये जो आपका गए हैं क्रोमेटिड, इनके चारों तरफ। ठीक है, और फिर ये कोशिका का विभाजन हो जाएगा। तो कोशिका का विभाजन भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, जंतु कोशिका का विभाजन खांच विधि से हो रहा है। ये खांच बन गया यहाँ पर, इसको क्लीवेज या खांच कहते हैं, या फरो भी कहते हैं, फरो, क्लीवेज, फरो, विदलन, ये सब नामों से जानते हैं। विदलन इसके द्वारा बनता है। जबकि पादप कोशिका में यहाँ पर जब दो केंद्रक बन जाते हैं तो इनके बीच में सेल प्लेट बनता है, सेल प्लेट, कोशिका पट, जिसके द्वारा दो कोशिकाएं विभाजित होती हैं। पश्चावस्था में क्या हुआ, एनाफेज में दोनों क्रोमेटिड अलग अलग हो जाते हैं, वो पश्चावस्था में लिखा है। तो जो बता चुका हूं उन्हीं को लिख रहा है ना बार बार। पश्चावस्था के प्रारंभ में मध्यावस्था पट्टिका पर आए हुए प्रत्येक गुणसूत्र एक साथ अलग होने लगते हैं। इन्हें संतति अर्ध गुणसूत्र कहते हैं, क्रोमेटिड कहते हैं, जो कोशिका विभाजन के बाद बनने वाले नए संतति केंद्रक का गुणसूत्र बनेंगे, विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र मध्यांश पट्टिका से काफी दूर जाने लगते हैं, तब प्रत्येक का गुणसूत्र बिंदु ध्रुवों की ओर होता है, जो गुणसूत्रों को ध्रुवों की ओर जाने का नेतृत्व करते हैं। साथ ही गुणसूत्र की भुजाएं पीछे आती हैं। पश्चावस्था की निम्न विशेषताएं।
तो ये देखिए ऐसे करके ये जो जा रहे हैं दोनों क्रोमेटिड, तो ये बीच वाला इधर ध्रुव की ओर है और इसकी भुजाएं इधर पीछे साइड में लटक रही हैं। गुणसूत्र बिंदु विखंडित होते हैं, अर्धगुणसूत्र अलग होने लगते हैं, अर्धगुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। अब अंत्यावस्था में उनके चारों तरफ केंद्रक झिल्ली बन जाएगी। सूत्री विभाजन की अंतिम अवस्था के प्रारंभ में अंत्यावस्था गुणसूत्र जो क्रमानुसार अपने ध्रुवों पर चले गए हैं असंघनित होकर अपनी संपूर्णता खो देते हैं। एकल गुणसूत्र दिखाई नहीं देता है, वह अर्ध गुणसूत्र द्रव्य दोनों ध्रुवों की ओर एक समूह के रूप में एकत्रित हो जाते हैं। इस अवस्था की मुख्य घटनाएं निम्नलिखित हैं। ठीक है, तो जो क्रोमेटिड हैं जब अपोजिट ध्रुव में पहुंच जाते हैं तो वो आपस में से गडमड होने लगते हैं, फिर से क्रोमेटिड नेटवर्क बन जाते हैं, फिर उनके चारों तरफ केंद्रक झिल्ली बनेगी। गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर एकत्रित हो जाते हैं, इनकी पृथक पहचान समाप्त हो जाती है। गुणसूत्र समूह के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो जाता है। केंद्रिका, गाल्गी बॉडी, ईआर का पुनर्निर्माण हो जाता है। तो जो जो चीज़ें पूर्वावस्था में विलुप्त हुई थी वो चीज़ें अंत्यावस्था यानी कि टीलोफेज में वापस बन जाती हैं। उसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन, साइटोकाइनेसिस। तो अभी मैंने बताया कि जो जंतु कोशिका है उसकी कोशिका विभाजन क्लीवेज, फरो या विदलन के द्वारा होता है। लेकिन पादप कोशिका में चूंकि कोशिका भित्ति मोटी होती तो खांच नहीं बना सकते, तो बीच में एक दीवार बना देते हैं जिसको अपन कोशिका पट्ट या सेल प्लेट कहते हैं। और ये सेल प्लेट एक्चुअली गाल्गी काय, अंतःप्रदव्य जालिका, इन लोगों के टुकड़ों के द्वारा बनाए जाते हैं, वो मिल करके बना लेते हैं। उसको अपन फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं उन टुकड़ों को, ठीक है, जो आपस में जुड़ करके कोशिका पट्ट का निर्माण करते हैं। सूत्री विभाजन के दौरान द्विगुणित गुणसूत्रों का संतति केंद्रकों में संपृथकलन होता है जिसे केंद्रक विभाजन कहते हैं। तो पहले आपने केंद्रक विभाजन कर दिया, दो केंद्रक आपने बना दिया। कोशिका विभाजन संपन्न होने के अंत में कोशिका स्वयं एक अलग प्रक्रिया द्वारा दो संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। इस प्रक्रिया को कोशिका द्रव्य विभाजन कहते हैं या साइटोकाइनेसिस कहते हैं। सेल का विभाजन साइटोकाइनेसिस। प्राणी कोशिका का विभाजन जीवद्रव्य कला में एक खांच बनने से संपन्न होता है। मैंने अभी बताया खांच या विदलन। खांचों के लगातार गहरा होने से अंत में केंद्र में आपस में मिलने से कोशिका का कोशिका द्रव्य दो भागों में बढ़ जाता है। वो खांच ऐसे गहरा होता चला जाएगा। अतः इसमें कोशिका द्रव्य विभाजन दूसरी भिन्न प्रक्रियाओं द्वारा संपन्न होती है। एक मिनट, पादप कोशिका पढ़ना है। यदि पादप कोशिकाएं जो अपेक्षाकृत अप्रसारणी कोशिका भित्ति से घिरी रहती हैं, अतः इनमें कोशिका द्रव्य विभाजन दूसरी भिन्न प्रक्रियाओं द्वारा संपन्न होती है। तो चूंकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति मोटी होती है जिसको आप खांच विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते, तो सेल प्लेट बनाएंगे अपन। पादप कोशिकाओं में नई कोशिका भित्ति निर्माण कोशिका के केंद्र से शुरू होकर बाहर की ओर पूर्व स्थित पार्श्व कोशिका भित्ति से जुड़ जाता है। नई कोशिका भित्ति निर्माण एक साधारण पूर्वगामी रचना से प्रारंभ होता है जिसको कोशिका पट्टिका कहते हैं, सेल प्लेट कहते हैं, जो दो सन्निकट कोशिकाओं की भित्तियों के बीच मध्य पटलिका को दर्शाता है। कोशिका द्रव्य विभाजन के समय कोशिका अंगक जैसे सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया व प्लास्टिड लवक का दो संतति कोशिकाओं में वितरण हो जाता है। कुछ जीवों में केंद्रक विभाजन के साथ कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं हो पाता है। इसके परिणामस्वरूप एक ही कोशिका में कई केंद्रक बन जाते हैं। ऐसी बहुकेंद्रकी कोशिका को संकोशिका यानी कि सीनोसाइट कहते हैं। नारियल का तृणभूपोष, देखिए नारियल का जो पानी होता है, नारियल पानी, उसमें केंद्रक का विभाजन तो होता है, बहुत सारे केंद्रक बनते रहते हैं, लेकिन कोशिका का विभाजन नहीं होता, अतः वो पूरा एक ही कोशिका रह जाता है। ऐसी कोशिकाओं को हम सीनोसिटिक सेल या सन कोशिका कहते हैं। सीनोसिटिक सेल, ठीक है, जिसमें एक कोशिका में एक से ज़्यादा केंद्रक हो जाते हैं, उनको सीनोसिटिक या संकोशिका कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर है सूत्री कोशिका विभाजन का महत्व। देखिए इसका पहला महत्व तो ये है कि जो युग्मनज बनता है अंडाणु शुक्राणु के निषेचन द्वारा, एक कोशिका युग्मनज, उसमें सूत्री विभाजन द्वारा ही, समसूत्री विभाजन द्वारा ही वो आगे भ्रूण का निर्माण करता है, शिशु का निर्माण करता है, पादप में प्लांट का निर्माण करता है, और वो बड़ा भी उसी के द्वारा होता है, वृद्धि होती है उसमें। दूसरा कि शरीर में जो क्षतिग्रस्त कोशिकाएं हैं उनके जगह में नई कोशिकाएं बनाने का काम समसूत्री विभाजन से होता है, ठीक है, पुरानी कोशिकाओं से।
और एक और चीज़ आप समझ लीजिए कि प्रजनन के समय जब अंडाणु शुक्राणु बनाना रहता है तो केवल वहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, उनमें अर्धसूत्री से पहले कई बार समसूत्री विभाजन होता है। इसीलिए शुक्राणुओं की संख्या अत्यधिक ज़्यादा होती है। ये अलग बात है कि अंडाणु के निर्माण के समय बहुत ज़्यादा समसूत्री विभाजन नहीं होता, अर्धसूत्री विभाजन होता है। लेकिन शुक्राणु के निर्माण के समय अत्यधिक बार पहले समसूत्री विभाजन होता है, फिर अर्धसूत्री विभाजन होता है। मतलब प्रजनन के समय अंडाणु शुक्राणु निर्माण में भी समसूत्री विभाजन का महत्व है, केवल अर्धसूत्री विभाजन ही वहाँ पर यह काम नहीं करती है। सूत्री विभाजन या मध्यवर्ती विभाजन केवल द्विगुणित कोशिकाओं में होता है। यद्यपि कुछ निम्न श्रेणी के पादपों एवं सामाजिक कीटों में अगुणित कोशिकाएं भी सूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती हैं। ये बात अभी हमने थोड़ा देर पहले पढ़ा था कि सूत्री विभाजन पादपों में अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित, चतुर्गुणित किसी में भी हो सकता है, जंतुओं में भी हो सकता है, हालांकि ज़्यादातर तो द्विगुणित कोशिकाओं में ही होता है। सूत्री विभाजन का एक प्राणी के जीवन में क्या महत्व है, इसको समझना काफ़ी आवश्यक है। क्या आप कुछ ऐसे उदाहरण जानते हैं जहां आपने अगुणित और द्विगुणित कीटों के बारे में पढ़ा है? तो मैंने अभी बताया आपको, मधुमक्खी का जो नर है वो अपने आप में अगुणित होता है, बिना निषेचन के अंडे से बनता है ये, और जो मादा होती है वो द्विगुणित होती है। इस विभाजन से बनने वाली द्विगुणित संतति कोशिकाएं साधारणतया समान आनुवंशिक अवयवों वाली होती हैं। अब ये जो कोशिकाएं बन रही समसूत्री विभाजन से, तो जो संतति कोशिकाएं हैं, पुत्री कोशिकाएं हैं, वो अपने मातृ कोशिका के जैसे ही रहेंगे, उनका आनुवंशिक पदार्थ भी एक जैसा रहेगा। बहुकोषीय जीवधारुओं की वृद्धि सूत्री विभाजन के कारण होती है। हम जो छोटे से बच्चे से बड़े तक होते हैं वो इसी कारण से होते हैं। कोशिका वृद्धि के परिणाम स्वरूप केंद्रक व कोशिका द्रव्य के बीच का अनुपात अव्यवस्थित हो जाता है। इसलिए आवश्यक हो जाता है कि कोशिका विभाजित होकर केंद्रक कोशिका द्रव्य अनुपात को बनाए रखे। इसको आप समझिए, देखिए क्या होता है। जैसे कि ये कोशिका है, ये केंद्रक है, ठीक है, ये एक कोशिका है और ये एक केंद्रक है। अब दोनों में अंतर क्या दिख रहा है आपको कि यहाँ पर कोशिका की तुलना में केंद्रक बड़ा है, यहाँ पर कोशिका की तुलना में केंद्रक छोटा है, या आप ये कह सकते हैं कि केंद्रक की तुलना में कोशिका बड़ी है और ये कोशिका छोटी है। तो आपको बता दें कि जब कोशिका ज़्यादा बड़ी हो जाती है केंद्रक की तुलना में, तो इसका कंट्रोल नहीं हो पाता, तो इसको विभाजन करना पड़ता है। इसको कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स कहते हैं। अगर केंद्रक छोटा हो गया तो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स कम हो जाएगा, उसके कारण से कोशिका को विभाजन करना पड़ेगा। ठीक है, ये मतलब है इसका। ठीक है, सूत्री विभाजन का एक महत्वपूर्ण योगदान यह है कि इसके द्वारा कोशिका की मरम्मत होती है। ठीक है, कोशिकाओं की मरम्मत का मतलब किसी अंग की मरम्मत है। पुरानी कोशिका है, टूटी फूटी कोशिकाएं हैं, उनके जगह नई कोशिकाएं बनती हैं। अधिचर्म की ऊपरी सतह कोशिकाएं, आहार नाल की भीतरी सतह कोशिकाएं एवं रक्त कोशिकाएं निरंतर प्रतिस्थापित होती रहती हैं। ये जो त्वचा है हमारी, इसकी सबसे ऊपर का जो लेयर है इसको एपिडर्मिस कहते हैं, अधिचर्म। अब अधिचर्म 5 स्तरों की बनी हुई है। स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम लूसिडम, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम। ये 5 ऊपर से नीचे तक लेयर है। सबसे ऊपर वाला स्ट्रेटम कॉर्नियम और नीचे वाला सबसे स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम या मेल्पिखाई, उसी में विभाजन होता है। तो ये कोशिकाएं ऊपर उठती है, तो ये ऊपर की कोशिकाएं हैं, ये हमेशा हटते रहती हैं। आप सांप में देखे होंगे कई बार कि वो पूरा एक केंचुली छोड़ के चले जाता है, तो वो ये लेयर एक साथ निकल जाता है। हमारे में एक साथ नहीं निकलता, टुकड़े टुकड़े में निकलता है, इसलिए पता नहीं चलता। आपको जान के आश्चर्य होगा कि हम एक साल में अपने शरीर से करीब 2 किलो त्वचा झड़ा देते हैं, 2 किलो। ठीक है, लेकिन कहाँ जाता है? कपड़े वपड़े में चिपक के चले जाता है, नहीं पता चलता, नहाते धोते थोड़ा बहुत निकल जाता है। तो ये त्वचा की ऊपर की कोशिकाएं, अधिचर्म यानी इसकी एपिडर्मिस की, आहार नाल की भीतरी सतह, क्योंकि आहार नाल के भीतर हम भोजन का पाचन कर रहे हैं, भोजन उसमें आगे बढ़ रहा है, एंजाइम्स की क्रिया चल रही है, तो कोशिकाएं का जो लेयर है जिसको म्यूकोसा कहते हैं, वो लगातार हटती रहती, नहीं बनती रहती, क्योंकि डैमेज भी होते रहती है थोड़ी बहुत म्यूकोसा के द्वारा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अर्धसूत्री विभाजन, जिसके बारे में मैंने आपको पहले क्लास में बता दिया है। अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है कि इसमें जनरली अर्धसूत्री विभाजन एक तो द्विगुणित, चतुर्गुणित, षटगुणित ऐसी कोशिकाओं में हो सकता है, और अर्धसूत्री का मतलब है कि उसकी जो संतति कोशिकाएं हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाएगी, और यह काम हम करते हैं जनरली अंडाणु शुक्राणु जैसे युग्मक के निर्माण के लिए। ठीक है, तो इसके बारे में अब हम अगली क्लास में ठीक से पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू, बाय।